जय हिंद दोस्तों, वेलकम अगेन माय न्यू क्लास। आप देख रहे हो ज्ञान गंगा 2.0 मेरे साथ यानी सुशांति सिंह के साथ। और आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन इतिहास का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता का भी ये पार्ट 2 है, क्योंकि वैदिक सभ्यता का पार्ट 1 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसके पृष्ठबिंदु को हमने बहुत ही बेसिक से समझा है, जिसके हर एक पहलू को हमने समझा है, जिसके कालक्रम से समझा है, जिसमें वेदों की संरचना और उन वेदों से क्या महत्वपूर्ण तथ्य निकल के आते हैं उनको भी हमने समझा है। और बाद में वीडियो में हमने ये भी समझा था कि वैदिक सभ्यता को कैसे 2 भागों में बांटा गया है, ऋग वैदिक काल जिसे पूर्व वैदिक काल भी बोलते हैं, और एक उत्तर वैदिक काल। और आज के इस वीडियो में सेकंड पार्ट में हम यही समझने वाले हैं कि आखिर कौन सा ऐसा कारण रहा कि एक ही सभ्यता को 2 अलग अलग नामों से हम जानते हैं, मतलब 2 अलग अलग भागों में हम जानते हैं। तो आज की क्लास में बस हम यही ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बीच का जो अंतर है वो क्यों है ये समझने वाले हैं। सबसे पहले बता दें, किसी भी सभ्यता को समझने के लिए उसके 4 पहलुओं को जानना बहुत जरूरी है। किसी भी सभ्यता को अगर आपको शुरू से लेकर अंत तक समझना है, उसके बेसिक को समझना है, तो इन 4 पहलुओं को आपको जानना जरूरी है। उस सभ्यता के राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन के बारे में। अगर इन 4 पहलुओं को आप गौर से समझ लेते हो तो उस सभ्यता की पूरी जानकारी आपके पास होती है। और जब जानकारी आपके पास अवेलेबल हो जाती है तो क्वेश्चन कैसे छूटेंगे, टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन छूटना ना के बराबर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ी कुछ चीज़ें जो स्टार्टिंग होती है वो बता दूं, ताकि आगे आपको ये समझ में आएगा। सबसे पहले तो पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बीच का जो अंतर था वो सबसे महत्वपूर्ण अंतर था लोहे की खोज। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक हमारा वैदिक काल आता है, और इनमें जो 1500 से लेकर 1000 तक होता है वो पूर्व वैदिक काल होता है, और 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल होता है। और यहाँ पर 1000 ईसा पूर्व में लोहे की खोज होती है। और लोहे की खोज होती है तो जैसा कि हमने कुछ चीज़ें और भी समझी थी कि वैदिक कालों में लोग ग्रामीण थे, लेकिन वहाँ पर बस निर्वाह कृषि होती थी। निर्वाह कृषि मतलब बस अपने उपयोग इतना। ज़्यादातर लोग पशुपालन पर निर्धारित थे। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल में जब लोहे की खोज होती है तो कृषि की तादाद बढ़ती है, कृषि की तादाद बढ़ती है, उद्योगों की तादाद बढ़ती है, बिकॉज लोहे से हथियार बनते हैं और वो हथियार काफ़ी मजबूत होते हैं। लोहे के तुलना में जो पहले हथियार बनते थे कांसे के, तांबे के और पत्थरों के, वो कमज़ोर होते थे, जिसका व्यापार दूसरी जगहों पे होने लगा। इससे क्या हुआ, आपका इकोनॉमिकल जो कंडीशन था वो ठीक होते गया, मतलब आर्थिक जो कंडीशन था वो ठीक होते गया। और आपने ये एक नॉर्मल बात है जो सब कोई समझ सकता है कि अगर एज एग्जाम्पल मान लीजिए कि कुछ लोग हैं जिनके पास धन है, वो धनवान है, और कुछ लोग हैं जो कि गरीब हैं। तो अगर गरीब हैं तो उनकी हर चीज़ उस गरीबी के अनुसार चलेगी, उनकी खान पान, रहन सहन, उनका पहनावा ओढ़ावा सब। लेकिन जिनके पास धन है वो अपने अनुसार चलेगा, उसके खान पान में भी बदलाव आएगा, उसके रहन सहन में भी बदलाव आएगा, उसके पहनावा ओढ़ावा, उसके हर चीज़ में बदलाव आएगा। बस यहाँ पे भी वही चीज़ें देखने को मिलती है। जहाँ ऋग वैदिक काल में हर चीज़ें सीमित अनुसार से थी, वहीं उत्तर वैदिक काल में जो वही सब चीज़ें थोड़ी सी अलग दिशा पकड़ ली, क्योंकि वहाँ पर क्या था, इकोनॉमिकल कंडीशन ठीक हो रहे थे, आर्थिक कंडीशन ठीक हो रहा था। और ये किस कारण हुआ, तो ये लोहे की खोज के कारण हुआ। इसका एक महत्वपूर्ण कारण ये भी था पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के अंतर के बारे में। तो जब ये इकोनॉमिकल कंडीशन ठीक होते हैं तो क्या क्या स्थितियाँ बदलती है, आज उसी को पढ़ेंगे। और उसी के अनुसार हम सबसे पहले राजनीतिक क्रम को देखते हैं, इसके बाद सामाजिक जीवन को देखेंगे, इसके बाद आर्थिक, और इसके बाद धार्मिक। सबको हम बांट के देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पूर्व वैदिक काल के राजनीतिक क्रम को देखते हैं। और इस राजनीतिक क्रम को अगर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ के लोग कबीलाई जीवन व्यतीत करते थे। कबीलाई जीवन मतलब कुछ परिवारों का एक ग्रुप जो कि एक कबीला के रूप में रहते थे। और इसको क्या बोला जाता था, तो इसे जन बोला जाता था। इस पर ध्यान दीजिएगा, कबीलाओं को जन बोलकर संबोधित की जाती थी। अब आते हैं, इस जन का जो प्रतिनिधि होता था उसे क्या कहा जाता था। इस जन के प्रतिनिधि को राजन कहा जाता था। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस जन के जो प्रतिनिधि होते थे इसे राजन कहा जाता था। और ये जो राजन का जो पद था, ये जो राजा का पद था, वो वंशानुगत नहीं था। यहाँ भी ध्यान दीजिएगा, जो राजा का पद था वो वंशानुगत नहीं था, क्योंकि वंशानुगत नहीं था। यहाँ पर जो योग्य व्यक्ति होते थे उन्हीं को एक कबीले के सरदार के रूप में चुन लिया जाता था। ऐसा नहीं कि उस सरदार का बेटा आगे जाकर अगर अयोग्य है तो वो सरदार बन सकता है, ऐसा नहीं था। अब इस राजा को क्या हम
जो बड़े शक्तिशाली राजा होते थे, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या अकबर या आगे जो भी औरंगजेब, ऐसे जो राजा होते थे भारत में, इन राजाओं से आप कंपेयर कर सकते हैं? तो नहीं। ये राजा बस एक छोटी मोटी कम शक्ति, मतलब इनके पास ज़्यादा शक्तिशाली नहीं होते थे, ये ज़्यादा शक्तिशाली नहीं होते थे, बस ये नाम के लिए एक कबीला का कबीला प्रधान, मतलब एक जन का प्रधान राजन हुआ करते थे। तो जब राजा की शक्तियाँ कम होती थी तो उनकी चलती हुई कम है, तो इसके लिए कुछ सभाएं भी इसके अलग से थी। उन सभाओं को देख लेते हैं। तो पूर्व वैदिक काल में कुछ सभाएं थी जिनको हम समिति, सभा, विदत और गण के नाम से जानते हैं। इसकी चर्चाएं हैं पूर्व वैदिक काल में, समिति, सभा, विदत और गण, और इनका काम क्या था, कैसे ग्रुप होते थे, इनको भी जानते हैं। तो जो समिति होती थी वो एक आम लोगों की सभा होती थी, जिसमें क्षेत्र के जितने भी आम लोग होते थे उनकी एक सभा होती थी। ये एक आम लोगों की सभा होती थी और इसमें महिलाएं सम्मिलित थी। ये ध्यान दीजिएगा, इसमें महिलाएं सम्मिलित थी। अब आते हैं सभा। सभा के नाम से जो सभा होती थी इसको कुलीनों की ये सभा कही जाती थी। कुलीन मतलब जो कि थोड़े ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते थे उनको कुलीन कहा जाता था। तो ये कुलीनों की सभा थी और इस सभा में महिलाएं शामिल नहीं थी, ये ध्यान दीजिएगा। महिलाएं शामिल थी समिति में, लेकिन सभा में महिलाएं शामिल नहीं होती थी। अब आते हैं विदत। अब आप बोलेंगे विदत, तो विदत जो उपज और लूट, जबकि जैसे कि इन कबीलाओं में जो आपसी लड़ाई होती थी एक कबीले से दूसरे कबीले में, और यहाँ पे जो लूटपाट होती थी, जो लूट का जो सामान आता था उसके बंटवारे का काम कौन करता था? तो ये विदत करते थे। तो जो विदत होते थे इनका काम ये था कि ये लूट के जो सामान आते थे उसके बंटवारा करते थे। इसके बाद आते हैं गण। तो गण भी जो था ना वो कुलीनों की सभा थी, मतलब वो एक पढ़े लिखे लोगों की एक अलग सभा होती थी। तो यहाँ पे गण और सभा ये कैसे लोगों की सभा थी? तो ये पढ़े लिखे लोगों की सभा होती थी, इसमें बहुत कम संख्या में लोग होते थे। और ये समिति और विदत ये एक आम लोगों की सभा थी जिसमें कि औरतें भी शामिल होती थी। पूर्व वैदिक काल में अगर आप देखते हैं तो उत्तर वैदिक काल के तुलना में पूर्व वैदिक काल में महिलाओं की जो कंडीशन थी वो काफ़ी बेहतर थी। इसमें क्या होता था, मैंने अभी बताया आपको कि समिति और विदत में महिलाओं को भी भाग लेने का अधिकार होता था। और ये जो सभा और समिति होती थी यहाँ पे, इनको अथर्ववेद में प्रजापति की 2 पुत्रियों के रूप में संबोधित किया गया है। इस पे भी ध्यान दीजिएगा। अब एक बार देख लेते हैं अधिकारियों के बारे में। ये जो राजा होते थे, कबीला के राजा होते थे, इनको ये अपनी सहायता के लिए कुछ अधिकारियों को भी नियुक्त किया था जिनको रत्निन कह के पुकारा जाता था। अब ये रत्निन कौन कौन थे? तो ये रत्निन में आते थे पुरोहित, सेनानी, पूरक और स्पर्श। इनको रत्निन कह के पुकारा जाता था और इनकी संख्या कितनी थी? तो 7 थी। पूर्व वैदिक काल में रत्निनों की जो संख्या थी वो 7 थी। अब आते हैं पूर्व वैदिक काल के सेना के बारे में समझ लेते हैं। क्या सेनाएं नियमित थी? तो नहीं, सेनाएं नियमित नहीं थी। यहाँ पर जब एक कबीले का दूसरे कबीले से लड़ाई होती थी, किसी मतभेद या प्रतिस्पर्धा में ही सेना को नियुक्त किया जाता था और इसके बाद से जब लड़ाई खत्म हो गई, सेना जो थे वो आम आदमी की तरह फिर जीवन व्यतीत करने लगते थे। तो इस पर भी ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं बलि अर्थात कर के बारे में। अगर आप कर के बारे में देखते हैं तो जो पूर्व वैदिक काल था इसमें कर स्वेच्छा के अनुसार दिया जाता था, मतलब लोग बाध्य नहीं थे कि आपको इतना कर देना है राजा को। जिसकी उपज का एक कुछ हिस्सा, जो भी उपज होते थे उसका कुछ हिस्सा स्वेच्छा से लोग कर के रूप में राजा को प्रदान करते थे। तो इस पर भी ध्यान दीजिएगा। न्याय व्यवस्था, अगर न्याय व्यवस्था देखिए तो न्याय व्यवस्था कैसे थी? न्याय व्यवस्था में जो थी वो राजा का इसमें कोई विशेष उल्लेख नहीं है। इसके बाद चलिए देख लेते हैं हम उत्तर वैदिक काल को। आखिर यही राजनीतिक क्रम जब उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो वो कैसा होता है उत्तर वैदिक काल में? पूर्व वैदिक काल में जो जन होते थे, कबीला मतलब होते थे, ये जन का आकार बड़ा हो गया था उत्तर वैदिक काल में। अब बड़ा कैसे हुआ था? क्योंकि यहाँ पर संसाधनों की कमी थी और संसाधनों की कमी की वजह से एक छोटे ग्रुप में कुछ भी होता था। यहाँ पर तो लोहे की खोज हुई थी, धीरे धीरे संसाधन पर्याप्त हो रहे थे। एक जन को बड़ा, एक जन का आकार बड़ा करने में भी इनको कोई दिक्कत नहीं था क्योंकि जो इकोनॉमिकल कंडीशन था वो ठीक हो गया था। तो जन का आकार बड़ा कर दिया गया, मतलब ये जो कबीला होता था वो बड़ा होता था और बड़ा होकर यही जन क्या कहलाए? जनपद। मतलब अगर आप देख ले तो भरत जनपद और पुरु जनपद ये दोनों मिलकर क्या बनते हैं? तो भरत जनपद और पुरु जनपद मिलकर क्या बनते हैं? तो कुरु। और ये एक सबसे बड़ा जनपद होता है तो इसे जनपद के रूप में संबोधित किया जाता है। अब आते हैं, देख लेते हैं राजाओं का क्रम। यहाँ पे जो राजा वंशानुगत नहीं था, जो राजघराने
यहाँ पर जो राजा का महत्व था वो बस एक कबीले का बस प्रतिनिधि के रूप में था, लेकिन यहाँ पर राजा का महत्व उत्तर वैदिक काल में बढ़ जाता है और पद जो होता है वो वंशानुगत हो जाता है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि पूर्व वैदिक काल में जो पद राजा का पद था वो वंशानुगत नहीं था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में राजा का पद वंशानुगत हो जाता है। इसके बाद से राजा का महत्व बढ़ने से क्या होता है, सभा, समिति, विदत और गण का महत्व घट जाता है। यहाँ पे जो हमने सभा, समिति, गण और विदत के बारे में पढ़ा था, इसका महत्व उत्तर वैदिक काल में घट जाता है। क्यों? क्योंकि राजा का महत्व बढ़ जाता है। यहाँ पर राजा का धीरे धीरे अपना खुद का डिसीजन, मतलब खुद का जो डिसीजन होता है वो, यहाँ पर राजा की इम्पोर्टेंसी बढ़ती है, राजा का मतलब महत्व बढ़ता है। तो जो सभाएं होती थी, समितियाँ होती थी, इसके जो महत्व है वो घटने लगते हैं। अब रत्नियों के बारे में आते हैं, मतलब अधिकारियों के बारे में। यहाँ जहाँ पूर्व वैदिक काल में रत्नियों की संख्या 7 थी, वहीं उत्तर वैदिक काल में रत्नियों की संख्या बढ़कर 17 हो जाती है और अधिकारी ज़्यादा हो जाते हैं राजा की मदद करने के लिए। अब कर व्यवस्था के बारे में देखते हैं, तो कर व्यवस्था के बारे में भी विस्तार होता है। अब कर व्यवस्था के बारे में भी विस्तार होता है क्योंकि जैसे कि आपने पूर्व वैदिक काल में देखा, वहां पर कर स्वेच्छा के अनुसार था, लेकिन वही उत्तर वैदिक काल में कर का एक निश्चित रूप हो जाता है जिसमें राजा को इतना कर देना होता है, मतलब होता है। पहले क्या था, पूर्व वैदिक काल में लोग स्वेच्छा के अनुसार कर देते, मतलब लगान देते थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में वही कर जो व्यवस्था थी उसका विस्तार होता है और इसे नियमित कर दी जाती है। मतलब इसका एक रूप फिक्स कर दिया जाता है कि हाँ, आपको इतना कर देना है, मतलब देना है। सेना और न्याय की अगर बात की जाए तो ये अभी भी उत्तर वैदिक काल में भी पूर्णतः अस्थायी नहीं था। मतलब जब सेना की जरूरत होती थी तब सेना की भर्तियां ली जाती थी, जब जरूरत खत्म बस सेना आम लोगों की तरफ फिर जीवन व्यतीत कर। न्याय का भी कोई ज़्यादा महत्व, न्याय के बारे में भी राजा का कुछ ज़्यादा महत्व नहीं था। न्याय का प्रक्रिया भी लोग आपस में ही, न्याय के बारे में भी लोग आपस में ही देख लेते थे। अब हमने अभी पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के राजनीतिक जीवन के बारे में पढ़ा, अब इसके सामाजिक जीवन को देख लेते हैं। अब चलिए हम इसके जो सामाजिक जीवन है उसके बारे में भी देख लेते हैं। सबसे पहले पूर्व वैदिक काल में अगर हम समाज देखें तो समाज समतावादी था। समतावादी से यहाँ पे मतलब ये है कि जो कबीले के राजा होते थे, जिसे राजन कहा जाता था, वो एक राजा में और एक जन में ज़्यादा भेदभाव नहीं था, एक आम आदमी में और एक अधिकारी में ज़्यादा भेदभाव नहीं था। मतलब उस टाइम का जो समाज था वो समतावादी था। दूसरा आते हैं वर्ण व्यवस्था। जो वर्ण व्यवस्था था वो न जाति के आधारित पे नहीं था बल्कि कर्म के आधार पे था। मतलब मान लीजिए एक परिवार में एक आदमी शिक्षित है, लोगों को शिक्षा दे रहा है तो वो शिक्षक है। कोई अगर चिकित्सा कर रहा है तो वो चिकित्सक हो गया। अगर कोई वही जूते सी रहा है, मोची काम करे तो वो मोची हो गया। मतलब जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म पे आधारित थी। और इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से हमें इसकी जानकारी मिलती है। इस पर भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ अगर आप बात कर ले हम दासों के बारे में, तो दास प्रथा का प्रचलन था, लेकिन हाँ, इन दासों के साथ कठोर व्यवहार नहीं किया जाता था। जैसा कि हम लोगों ने यूरोप के आगमन के बाद हम आधुनिक भारत में पढ़ेंगे कि दासों के साथ दुर्व्यवहार होता था, वैसा कुछ व्यवहार नहीं होता था। इसका मतलब जो दासों की स्थिति थी वो अच्छी थी, दयनीय नहीं थी। इसके बाद अगर देखें समाज के बारे में, तो समाज कैसा था? तो समाज पितृसत्तात्मक था। इससे पहले हमने सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ा था कि जो समाज थे वो मातृसत्तात्मक थे, लेकिन यहाँ पे जो समाज था वो पितृसत्तात्मक था। इस पे भी ध्यान दीजिएगा। अगर स्त्रियों की बात की जाए तो स्त्रियों को बहुत सारे अधिकार, मतलब स्त्रियों का जो स्तर था वो ऊंचा था। स्त्रियों के साथ व्यवहार भी अच्छे होते थे। मतलब इसको उपनयन, संस्कार और शिक्षा का अधिकार था। स्त्रियों के साथ व्यवहार अच्छे, मतलब स्त्रियों का जो स्तर था उसमें स्त्रियों का जो स्तर था वो ठीक ठाक था। अब आते हैं विधवा पुनर्विवाह के बारे में देख लेते हैं। तो जो पूर्व वैदिक काल है इसमें विधवा पुनर्विवाह का नियोग की भी प्रथा थी और विवाहों में दहेज प्रथा नहीं लेने की प्रथा थी। देखिए कितनी अच्छी, पहले के लोग लगभग आज के लोग से बहुत अच्छे हैं। अगर बात स्त्रियों की जाए तो पूर्व वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति मतलब अच्छी खासी थी, क्योंकि इनको समिति में, इनको विदत में भाग लेने का अधिकार था। इन्हें उपनयन, संस्कार और शिक्षा का अधिकार था। स्त्रियों के लिए पुनर्विवाह नियोग प्रथा थी। अगर कोई और इस टाइम पीरियड में, मतलब पूर्व वैदिक काल में कुछ विदुषी महिलाएं थी जो कि काफी ज्यादा चर्चित हैं, जिसमें इनका नाम है लोपामुद्रा, अपाला और घोषा। मतलब अपाला, घोषा और लोपामुद्रा, इन तीनों महिलाओं के नाम याद रखिएगा। ये महिलाएं एक विदुषी थी
विदुषी मतलब काफी विद्वान। जो सामाजिक जीवन के बारे में देखा पूर्व वैदिक काल के, एक बार और रिकॉल करते हैं। समाज कैसा था? तो समतावादी था, मतलब भेदभाव नहीं होता था। वर्ण व्यवस्था क्या था? तो वो कर्म पे आधारित था, जिसकी जानकारी हमें 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से मिलता है। दास प्रथा का प्रचलन था, लेकिन दासों के साथ व्यवहार अच्छी होती थी। समाज कैसा था? तो समाज पितृसत्तात्मक था। संयुक्त परिवार का वहाँ पे चलन था, क्योंकि बहुत पुरातत्व साक्ष्यों में बहुत बड़े बड़े घर और उसमें बहुत सारे लोगों का एक साथ रहने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो संयुक्त परिवार की भी वहाँ पे ये थी। स्त्रियों के उपनयन संस्कार और शिक्षा का अधिकार था। विधवा पुनर्विवाह और नियोग प्रथा का भी अधिकार था। विवाहों में दहेज लेने की प्रथा नहीं थी। महिलाएं जो विदुषी थी पूर्व वैदिक काल में, उनका नाम है लोपामुद्रा, अपाला और घोषा। तो हमने पूर्व वैदिक काल के सामाजिक जीवन को देखा, अब हम उत्तर वैदिक काल के सामाजिक जीवन को देखते हैं। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ जो समाज एक समतावादी था, लेकिन यहाँ के पे बदल के सीधे इस समाज को कुछ भागों में बांट दिया जाता है। जैसे कि हमने पढ़ा था जन कौन होता है? तो एक कबीला होता है, और यहाँ पे कबीलों को कर दिया गया बड़ा, मतलब कुछ परिवार मिला के एक ग्राम बनता है, कुछ ग्राम मिला के एक विश्व बनता है, और कुछ विश्व मिलाकर एक जन, और इस जन पे राज करने वाला क्या होता था? राजन। वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गया। वही हमने पूर्व वैदिक काल में देखा कि जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म पर आधारित थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो जन्म पर आधारित थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्णों पर आधारित है, जिसमें शूद्र को इन तीनों जातियों के, मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के सेवा करने के लिए शूद्र लोग आते हैं, ऐसा इनका मानना था। गोत्र शब्द का पहली बार उल्लेख भी उत्तर वैदिक काल में होता है। अब आश्रम व्यवस्था की शुरुआत भी कब होती है? तो उत्तर वैदिक काल में होती है, और इस आश्रम व्यवस्था को 4 भागों में बांटा गया। एक ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास। और इनके लिए एक उम्र भी फिक्स की गई। जैसे कि ब्रह्मचर्य के लिए जन्म से लेकर 25 साल तक, इसमें जो भी बच्चे ब्रह्मचर्य की श्रेणी में आते थे वो 0 से लेकर 25 वर्ष तक पढ़ाई करते थे। गृहस्थ जीवन, जिसमें 25 से लेकर 50 तक जो अपनी शादी, अपना दाम्पत्य जीवन व्यतीत करना, अपने वंश की वृद्धि करने में लोग लगे थे। वानप्रस्थ जो 50 से लेकर 75 वर्ष तक था, इसमें क्या करते थे लोग? इसमें ये जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे लोगों को शिक्षा प्रदान करते थे। इसके बाद है संन्यास। संन्यास में 75 से लेकर 100 वर्ष तक आप पूजा पाठ, भजन और मुक्ति के लिए ईश्वर में लीन होने की, ये संन्यास जीवन था। अब इस चारों में गृहस्थ आश्रम जीवन को श्रेष्ठ माना गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गृहस्थ जीवन में लोग अपने पिता के कर्ज से भी मुक्त होते थे और धर्म के कर्ज से भी मुक्त होते थे, क्योंकि यहाँ पे लोग वंश की वृद्धि करते थे। यहाँ पे जो स्त्रियों की स्थिति थी उसको देख लेते हैं। स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आती है। यहाँ जो उपनयन संस्कार या पूजा पाठों में जो महिलाओं की भागीदारी होती है उसमें गिरावट आती है। महिलाओं की स्थिति में थोड़ी सी गिरावट आती है। पर्दा प्रथा की शुरुआत होती है, इसी बार पर्दा प्रथा की शुरुआत होती है। और सबसे पहले इस गिरावट के बारे में हमें पता कहाँ चलता है? तो ऐत्रेय ब्राह्मण में लिखा गया है कि स्त्री सब दुखों की जड़ है, और मैत्रेय संहिता में लिखा गया है कि स्त्री सूरा और पासा के बराबर एक नशीली पदार्थ है। मतलब सूरा मतलब शराब और पासा मतलब जुआ। इसके बाद तीसरी विनाशकारी और नशीली पदार्थ है। अगर आप इन सब को देखते हैं पहलुओं को, तो आपको पता चलता है कि स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आती है कब? तो उत्तर वैदिक काल में। यहाँ पर स्त्रियों को सभा में स्त्रियों को समिति में, विदत में बैठने की अधिकार छीन लिया जाता है। पर्दा प्रथा की शुरुआत होती है। आप चेहरा दिखा के कहीं नहीं करते, तो पर्दा प्रथा की शुरुआत होती है। अब यहाँ पे भी इन सब माहौल में भी कुछ विदुषी महिलाएं थी जिनका नाम आपको याद रखना जरूरी है। मैत्रेय, गार्गी, कात्यायनी। ये विदुषी महिलाएं कब की है? तो उत्तर वैदिक काल की, इनको आप ध्यान रखिएगा। और पूर्व वैदिक काल में कौन विदुषी महिलाएं थी? अपाला, घोषा और लोपामुद्रा। अब आते हैं विवाह का अनुलोम और प्रतिलोम विधि। अनुलोम विधि ये होती थी कि कोई भी, जैसे यहाँ पे मैंने गोत्र के बारे में उल्लेख किया है,
कोई भी लड़की अपने ऊंचे गोत्र वाले से अगर विवाह करती थी तो उनका जो वंश था वो ऊंचे गोत्र में होता था, ऐसा लोगों का मानना था। और जिस लड़की का विवाह एक उससे निम्न गोत्र में हो जाता था तो उस लड़की से उत्पन्न जो वंश होते थे, उस दाम्पत्य से जो वंश उत्पन्न होते थे वो निम्न स्तर के होते थे, ऐसा लोगों का मानना था। तो विवाह कैसे था? तो अनुलोम प्रतिलोम। अब हमने उत्तर वैदिक काल के सामाजिक जीवन के बारे में भी जाना कि कैसे परिवार कैसे एक कबीले की कैसे कबीले को एक बड़े ढांचे में बदला जाता है, और परिवार, ग्राम, विश्व, राजन और राजन, इन पांचों को पूछता भी है कि किससे पहले कौन है। तो आप सबसे पहले परिवार से मिलकर ग्राम बनता है, ग्राम से विश्व बनता है, विश्व से जन, और जन के जो प्रतिनिधि होते हैं वो राजन कहलाते हैं। वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गया था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिन्हें शूद्र को इन तीनों जातियों से नीची जाति के रूप में दिखाया गया था। गोत्र का पहली बार उल्लेख भी होता है उत्तर वैदिक काल में। आश्रम व्यवस्था की शुरुआत होती है उत्तर वैदिक काल में, जिसमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास जीवन के बारे में उल्लेख मिलता है। स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आती है, इसको पूजा पाठ में बैठने नहीं दिया जाता है, इनको सभा समिति में भी बैठने नहीं दिया जाता है। पर्दा प्रथा की शुरुआत होती है। मैत्रेय, गार्गी, कात्यायनी, विदुषी महिलाएं थी इस टाइम में अगर विदुषी महिलाएं के बारे में पूछे कि उत्तर वैदिक काल की विदुषी महिलाओं के नाम बताइए तो आप क्या बताएंगे? मैत्रेय, गार्गी और कात्यायनी। इसके बाद विवाह का जो प्रक्रिया था वो अनुलोम था और प्रतिलोम था। हमने अभी राजनीतिक और सामाजिक पहलुओं को समझा। होप आप लोगों ने समझ लिया होगा बेहतर तरीके से। अब हमें समझना है आर्थिक और धार्मिक पहलुओं को। लेकिन आज का ये वीडियो हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा लंबा, इसलिए इस वीडियो करती हूँ यहीं पे एंड। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर क्लासेस समझ में आ रही है तो आप लोग बुक को भी फिर से उठा के पढ़े देखिए, और भी बेटर तरीके से आपको बुक समझ में आएगा। बुक में पढ़ी हुई चीज़ें समझ में आएगी। तो वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर चैनल पर नए हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।